हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 150 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर से शुरू हो रहा है। यह क्वेश्चन आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है सांची, सी है वाराणसी, डी है पाटलिपुत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। जो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी और पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। पहली राजधानी आपकी पुरुषपुर, ये याद रखिएगा। पुरुषपुर जो पेशावर में थी, पेशावर कह सकते हैं या पुरुषपुर। तो पहली राजधानी अगर बात किया जाए फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट पुरुषपुर था और सेकंड बात किया जाए तो सेकंड क्या था? मथुरा था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर, जबकि द्वितीय राजधानी आधुनिक जो है राजधानी मथुरा थी। तो कुषाण शासक ने कनिष्क ने दो राजधानियां बनाई थी, जिसमें प्रथम राजधानी का नाम पुरुषपुर था या पेशावर कह सकते हैं, और दूसरी राजधानी उसने जो बनाई वो मथुरा में थी। कुषाण काल में मथुरा कला व स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। जो कुषाण काल है उसमें मथुरा कला व स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला नहीं, मथुरा जो था वो कला और स्थापत्य का क्या था? प्रमुख केंद्र था। यहाँ की मूर्तियों का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया था। तो मथुरा की जो कला है और स्थापत्य है, वहाँ पे जो निर्मित मूर्तियाँ होती थी उनको किस मिट्टी से बनाया जाता था? तो लाल बालू पत्थर से क्या किया था? उनका निर्माण किया जाता था। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, जबकि शुंग काल में इसे विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सांची का स्तूप था जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, उसको किस काल में विकसित किया गया था? तो उसको शुंग काल में विकसित किया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो महाजनपद युग में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। यहाँ का शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। आगे चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है। ए बी क्वेश्चन एमपी में पूछा गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण शासक बना? कौन कुषाण वंश का शासक बना? ये बताना है कि कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत बाद कौन कुषाण वंश का शासक बना, ये बताना है। हुविक्स, वासिक्स, वासुदेव, बिम कटफिसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बी सही हो जाएगा दोस्तों। वासिक्स वो क्या है? वासिक जो है वो क्या बनते हैं? शासक बनते हैं कनिष्क प्रथम के तुरंत बाद। मतलब उतने नामी नहीं है, लेकिन तब भी ये शासक है, इसीलिए पूछ रहा है कि उनके तुरंत बाद कौन बनते हैं। तो कनिष्क के प्रथम के तुरंत बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है वशिष्ठ। ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात या बाद में कुषाण वंश का शासक वासिष्क बना। कुछ विद्वानों ने इसका समर्थन किया है तथा इसका उल्लेख आरा अभिलेख में वाभिष्क के रूप में हुआ है। वासिष्क कहें या वाभिष्क के रूप में वासिष्क का क्या है? आरा अभिलेख में उल्लेख मिलता है। अन्य तथ्य देखते हैं, तो कुषाण शासकों में बिम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो बिम कटफिसेस ने जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। भगवान जो बुद्ध हैं उनका अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है और उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? कनिष्क के समय का महान विद्वान का नाम बताना है। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या चरक।
तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अश्वघोष आप आंसर कर लेंगे। कनिष्क के समय का जो महान विद्वान था उसका नाम अश्वघोष पाया गया है, तो ऑप्शन आपका 63 का बी सही हो जाएगा, अश्वघोष कर लेंगे आंसर में। व्याख्या देख लेते हैं। अश्वघोष कनिष्क के समय का महान विद्वान एवं कवि थे। जो अश्वघोष हैं वो कनिष्क के समय का सबसे महान विद्वान और राज कवि थे। चौथी संगति में शामिल होने के लिए कनिष्क ने इन्हें साकेत से विशेष रूप से बुलाया था। इस संगति के यही मुख्य अतिथि एवं उपाध्यक्ष थे। बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो चौथी अश्वघोष जो थे वो चौथी संगति जो हुई थी बौद्ध संगति, उसके क्या मुख्य अतिथि के तौर पर अतिथि भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कई लिखी हैं, उसको आगे आप देखने को मिलेगा। कई पुस्तकों का हमने थोड़ा इसमें जिक्र कर दिया है। तो अशोक ने कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें बुद्ध चरित उनकी सबसे फेमस पुस्तक है, ये याद रखिएगा। बुद्ध चरित उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे तथ्य देखते हैं। तो वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो उपाध्यक्ष अगर ये हैं तो अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा, तो अध्यक्ष आपके कौन थे, तो वसुमित्र थे। वसुमित्र जो हो गए अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो है आपके अश्वघोष थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। नागार्जुन माध्यमिका दर्शन के आचार्य थे। जो नागार्जुन है वो माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। ये शून्यवाद के प्रतिपादक एवं प्रज्ञापार मित्रा सूत्र के लेखक हैं। प्रज्ञापार मित्रा सूत्र के क्या हैं, लेखक हैं, ये याद रखिएगा। मित्रा सूत्र यहाँ पे हो जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको इस तरह कर लीजिए। मीता सूत्र के लेखक हैं, ठीक है, अब हो गया ना। तो प्रज्ञापार मीता सूत्र के लेखक भी कौन है, तो नागार्जुन है। नागार्जुन माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। वे शून्यवाद के प्रतिपादक हैं और साथ में प्रज्ञापारमिता सूत्र के क्या हैं, लेखक भी हैं। इन सब चीज़ों को नोट करिएगा। चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। कनिष्क के राज्य वैद्य का क्या नाम था, चरक था। इनकी रचना जो है चरक संहिता है। चरक संहिता जो किसकी रचना है, संहिता, वो चरक की रचना है। चरक काय चिकित्सा के क्या थे, प्रेरता थे, प्रवर्तक थे या जन्मदाता मान सकते हैं। चरक जो हैं काय चिकित्सा के प्रेरता थे। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। 12 ने, नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने या जीवक ने। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, नागार्जुन ने। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर बी आपका सही होता है, नागार्जुन आंसर कर लेंगे। व्याख्या देखते हैं। रस चिकित्सा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। इन्होंने माध्यमिक और शून्यवाद का प्रतिपादक किया था। माध्यमिक और शून्यवाद का क्या किया था, प्रतिपादक किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिकारिका है। माध्यमिक कारिका है, इनकी जो एक रचना भी है माध्यमिक कारिका है। ये किसकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने निर्वाण का वर्णन इस प्रकार करते हैं। माध्यमिका कारिका है, कारिका, उसमें नागार्जुन ने निर्वाण का वर्णन किया है और जो इस प्रकार किए हैं कि जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नहीं है, जिसका विनाश नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है। शून्यवाद के अन्य विद्वान चक्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि हैं। शून्यवाद के अन्य विद्वानों में अगर देखा जाए तो चक्रकीर्ति हैं, शांतिदेव हैं, आर्यदेव हैं, शांति रक्षित देव हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रजयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। ब्रजयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। इसके सिद्धांत जो है आर्य मंजूश्री कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ब्रजयान का सबसे अधिक विकास जो हुआ है
वो 8वीं शताब्दी में हुआ है और इस सिद्धांत का जो वर्णन मिलता है वो आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में क्या है मिलता है वज्रयान सिद्धांत के बारे में। आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा। गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा, किसका पड़ा था ये बताना है। ऑप्शन ए है ग्रीक कला का, बी है रोमन कला का, सी है चीनी कला का, डी है ए बी दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों का। ग्रीक कला का और रोमन कला दोनों का क्या है, यहाँ पे एक ये नहीं रहना चाहिए, कला का रहना चाहिए। तो ग्रीक कला का और रोमन कला दोनों का क्या है, गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण शैली गंधार कला है। ठीक है, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली जो है वो गंधार शैली है या गंधार कला है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। तो गंधार कला के शैली जो गंधार कला है या गंधार शैली के जो प्रमुख संरक्षक हैं वो शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो जो एक इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे यूनानी बौद्ध से या इंडो ग्रीक से या ग्रीको रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं। गंधार कला से एक क्वेश्चन है आपका, गंधार कला की विषय वस्तु क्या है। गंधार कला की विषय वस्तु क्या है ये बताना है। भारतीय, फारसी, यूनानी, रोमन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 66 का ये सही हो जाएगा दोस्तों, भारतीय है, भारतीय है। गंधार कला की विषय वस्तु क्या है, तो भारतीय है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय है जिसे यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इसका अन्य तथ्य देखते हैं। इसका प्रमुख केंद्र गंधार था, इसीलिए इसे गंधार कला के नाम से जाना जाता है। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का क्या है, निर्माण हुआ। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है। कुछ अवलोकितेश्वर तथा पद्मपाणि की मूर्तियां भी मिली है। आगे देखते हैं। गंधार कला से ही है। गंधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ। गंधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ। कुजुल कटफिसेस, कनिष्क प्रथम, हुवेक्स या वासुदेव। तो 67 का आंसर जाएगा बी के साथ, आपका कनिष्क प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो गंधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो ऑप्शन बी आपका सही है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। व्याख्या वही चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक था गंधार कला शैली, दूसरा था मथुरा कला शैली। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा आदि प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था या हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मथुरा कला के क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जान लीजिए। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा है, मथुरा शैली में मुख्यतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था। मथुरा कला शैली में मुख्यतः किस प्रकार पत्थर का प्रयोग होता था, हमने ऊपर बताया भी था। सफ़ेद छींटदार, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, काले चमकीले। तो जो मथुरा कला है वो मथुरा में हुआ था, उसका नाम लाल बलुआ पत्थर आपको हो जाएगा। मथुरा कला शैली या मथुरा शैली में मुख्यतः या मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था, तो लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 68 का सी कर लेंगे, इसके बारे में हमने बताया है आपको। व्याख्या देख लीजिए। गंधार कला देख लीजिए, मथुरा कला देख लीजिए। तो कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूप, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इस समय तक शिल्पकारी एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा कला का दूर दूर तक
प्रख्यात हो चुका था। जो मथुरा के कलाकार थे वो दूर दूर क्या हो गए थे, प्रख्यात हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। मथुरा कला शैली जो है या मथुरा शैली की मूर्तियाँ मूलतः लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। गंधार मूर्तियों के विपरीत वे सभी आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध चरित का लेखक कौन है? बुद्ध चरित का लेखक कौन है? हरिशेर हैं, अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, कालिदास हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। जो बुद्ध चरित का लेखक है उसका नाम जो है अश्वघोष है। अश्वघोष के बारे में हमने आपको बताया था। व्याख्या देख लीजिए। अश्वघोष नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक कुषाण शासक के जो कनिष्क के दरबार से संबंधित है। अश्वघोष का नाम ले लीजिए, नागार्जुन, पार्श्व का नाम ले लीजिए या चरक का नाम ले लीजिए, ये सभी क्या है? कुषाण शासक जो है कनिष्क, उसके दरबार से संबंधित रखते हैं। अश्वघोष की रचनाओं में 3 प्रमुख है, जिसमें बुद्ध चरित, सौंदरानंद और इसके बाद सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण इसकी प्रमुख रचना है। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम क्या है? नाटक है। अश्वघोष की रचनाओं में बात करते हैं तो बुद्ध चरित तो आप जानते हैं, उसके बाद सौंदरानंद है और इसके बाद सारीपुत्र प्रकरण भी उसकी है। जो प्रथम जो है 2 है, जैसे बुद्ध चरित और सौंदरानंद जो है वो महाकाव्य है, जबकि सारीपुत्र प्रकरण जो है वो क्या है? नाटक है। इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में तो संरक्षक कनिष्क के पुरोहित थे, संरक्षक कनिष्क के पुरोहित से, संरक्षक जो थे वो कनिष्क के पुरोहित थे। विद्वानों में अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट तथा वाल्टेयर आदि से की है। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट तथा वाल्टेयर आदि से की है। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की है। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की है। प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना किसने की है? तो नागार्जुन ने की है। शून्यवाद के प्रतिपादक भी नागार्जुन है। माध्यमिका जो है उसके भी प्रतिपादक हैं। माध्यमिका कर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए तो आपको आ जाएगा, मतलब रिपीट करते रहिए तो आपको ज़्यादा आएगा दोस्तों। रिपीट करने से हिस्ट्री याद रहती है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। कुछ गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है, 69 के बाद 74 आ गया है दोस्तों। चलिए ये 74 नहीं रहना चाहिए, 70 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 70 कर लेते हैं इसको, ये 70 होना चाहिए, 74 नहीं होना चाहिए। अश्वघोष का संबंध है। अश्वघोष का संबंध किससे है? वर्धन वंश से है, मौर्य वंश से है, कुषाण वंश से है या गुप्त वंश से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अश्वघोष का संबंध क्या है? कुषाण वंश से है। कुषाण वंश शासक जो कनिष्क था उसके दरबार में रहते थे अश्वघोष, तो ये याद रखिएगा। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध क्या है? रचना है। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि जो अश्वघोष हैं, इनका जो समय है ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय शताब्दी का क्या है? प्रारंभ है। इनके नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ हैं, परंतु प्रमाणिक रूप से अश्वघोष के साहित्य कृतियाँ केवल 4 हैं। ऊपर हमने 3 को देखा था, इसमें एक आपको नया मिल जाएगा। हम बुद्ध चरित्र देख चुके हैं, सौंदरानंद काव्य देख चुके हैं, गंडी स्रोत कथा जो है, गंडी स्तोत्र गाथा, गंडी स्त्रोत गाथा जो है ये भी उनकी है। सारीपुत्र प्रकरण इसको भी हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए दोस्तों। जो दोस्त कमेंट कर हमारे हौसले को अफजाई कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया दोस्त। हमारे पास ये रहता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग नहीं बना पाते हैं, लेकिन आगे ये करेंगे कि आपको छोटा ही रहेगा वीडियो, लेकिन आपको 2 मिल जाएंगे। जैसे दिन भर में 2 वीडियो बना देंगे जिससे कि आपका वो डोज पूरा हो जाएगा। व्याख्या में अगर देखें तो व्याख्या को अगर लेते हैं तो उसमें से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी को देखेंगे अन्य चैनलों पे तो वो लोग पढ़ाते क्या है उसको 50 मतलब कि 50 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे और 20 मिनट टाइम लेंगे, 30 मिनट टाइम लेंगे, उतना वो नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह का ये छोटा छोटा कर दिया जाए इसकी व्याख्या को
तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पुट हो जाते हैं यहाँ से, अगर ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही उम्मीद है कि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा गेन करें। हमारा यही उम्मीद है कि हमारे वजह से आपका टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किताबें पढ़ें। कभी कभी आपको जब लगे कि नहीं हम ऊब गए हैं, किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आकर चैनल पे आकर आप वीडियो देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर लीजिए। मतलब एंजॉय के पर्पज़ से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। किताबें ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी, न कि यूट्यूब से। यूट्यूब से पढ़ने पे कम याद होता है, लेकिन ज़्यादा किताबें पढ़िए। हम तो यही कहेंगे किताब ज़्यादा पढ़िए, और सब आपके बात है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।